हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग अकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। यदि आप या आपका कोई भी मित्र किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है या कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर हिंदी की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और आज हमारी तीसरी क्लास पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि है व्यंजन पार्ट 2। ठीक है, तो हमने पहले क्लास में क्या जाना था? हिंदी वर्णमाला की क्लास के बारे में जाना था। हिंदी वर्णमाला क्या होती है, स्वरों के बारे में जाना था, स्वरों के भेदों के बारे में जाना था। दूसरी क्लास में हमने क्या जाना था? व्यंजन किसे कहा जाता है, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार हैं, और व्यंजन के हमने उच्चारण स्थानों को जानने की प्रयास किया था। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं अपनी क्लास 3 की तरफ, जो कि है व्यंजन का पार्ट 2। तो हम जानते हैं व्यंजन के बारे में और कौन कौन सी पार्ट होते हैं, कौन कौन सी इसके अंदर हम कौन कौन से व्यंजनों को उसमें डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे व्यंजन व्यंजन के बारे में हमने कल जान लिया था। आज हम उसका दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं, जो कि है प्रियतन के आधार पर। पहला हमने कल जान लिया था, जो क्या था, उच्चारण के आधार पर, और दूसरा यहाँ पर क्या है, प्रियतन के आधार पर। तो इसमें नंबर 1 पे कौन सा आता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श माने क्या होता है? स्पर्श मतलब एक साथ जो जुड़ा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। ये व्यंजन ये व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंते और ओष्ठ। ओष्ठ मीन्स होठ। ओष्ठ मीन्स क्या होता है? होठ। तो क्या कहने का मतलब क्या है? स्पर्श व्यंजन, ये व्यंजन कंठे, तालु, मूर्धा, दंथे और ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे समझ में आ रहा होगा, जो हमारी उच्चारण स्थान है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ का जो उच्चारण होगा, उनसे उच्चारित होंगे, वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है, जिन्हें हमने कल जाना था। जो कौन से थे? स्पर्श व्यंजन। जो कौन कौन से थे? क वर्ग से प वर्ग तक। क वर्ग से प वर्ग तक। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। तो आपने स्पर्श व्यंजन को जाना, आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके दूसरे पॉइंट पर। स्पर्श संघर्षी। कौन सा होता है इसका दूसरा प्रकार? स्पर्श संघर्षी। जिन व्यंजनों का उच्चारण जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख्य अवयवों को स्पर्श करती हुई, मुख्य अवयवों मतलब जो उसका महत्वपूर्ण अवयव है, उसको स्पर्श करती हुई संघर्ष के साथ मतलब थोड़ी कठिनाई के साथ बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो याद रख सकते हैं, इसमें हम प्राण वायु जो हमारे मुख से निकलेगी, ठीक है, वो क्या, उससे क्या बनता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। देखते हैं इसमें कौन कौन से होते हैं। हिंदी के प्रथम प्रथम 4 वर्ण किसके? च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण कौन कौन से? चे, छे, जे, झे। ये चारों क्या है? हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, तो आपको स्पर्श संघर्षी व्यंजन समझ में आया होगा। अब इसके तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो क्या है? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु संघर्ष पूर्वक मतलब संघर्ष के साथ निकलती हो, उसे संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। किसके साथ निकलती है वायु? संघर्ष के साथ। क्या कौन कौन से इसके होते हैं? कौन कौन से हमारे संघर्षी व्यंजन होते हैं? है, गे, है, गे, जय, से, शे, है। तो ठीक है, अभी आपको इसमें याद रखने का अच्छा तरीका देखिए। चार तो आप वैसे याद रख सकते हैं, ये चारों वालों को, इनको तो वैसे याद रख सकते हैं आप, क्योंकि ये कौन से हमारे व्यंजन होते हैं? ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? श, 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 है। ये चारों हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। और आप जैसे देख सकते हैं, कै, खे, गे, गे, जय। अब यहाँ पर कै नहीं है, कै के बाद क्या आता है? खे और गे। यहाँ से आप याद रख सकते हैं। और जय क्या होता है? हमारे च वर्ग का दूसरा वर्ड जय होता है। जय आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने प्रयत्न के आधार पर जाना कि उसके 3 पार्ट होते हैं, उसको तीनों पार्ट के बारे में जाना। अब उसके आगे चलते हैं और देखते हैं व्यंजन के बारे में।
इसका नंबर 4 पॉइंट है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ की नोक, जीभ जो होती है उसकी नोक जो होती है, नोक कौन सी होती है हमारी, जो आगे का गोलाकार भाग होता है उसे ऊपर उठाते हैं तो उस पर अगर हम टच करेंगे तो क्या हो जाता है, वो नोक होती है, मूर्धा को स्पर्श करती है। और बाहर निकलने वाली प्रश्वास, प्रश्वास जो क्या होती है, प्रश्वास क्या होती है, बाहर निकलने वाली सांस, जो हम बाहर की ओर छोड़ते हैं वाली सांस, वायु जीभ के अगल बगल से निकलती है। जो वायु होती है वो कहाँ से निकलती है, जीभ के आसपास से निकलती है। उस समय निकलने वाले व्यंजन को, उस समय निकलने वाले व्यंजन को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, जब हमारे जो जीभ है उसकी नोक को मूर्धा स्पर्श करती है और जो वायु बाहर निकलती है उससे क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन का उद्भव होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा पार्श्विक व्यंजन किसे कहा जाता है। हिंदी भाषा में प्रेतन की दृष्टि से, हिंदी भाषा में प्रेतन की दृष्टि से ले पार्श्विक व्यंजन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है परीक्षा में, इनमें से कौन सा वर्ण पार्श्विक व्यंजन है, तो आपको याद रखना है ले फॉर लट्टू, ले क्या है, पार्श्विक व्यंजन है। अब इसका 5वां पॉइंट देखते हैं, लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है उसको देखते हैं, जिनका उच्चारण करते समय जीभ की नोक, जिनका उच्चारण करते समय जीभ की नोक, ऊपर भी जीभ की नोक था पर वहां पर मूर्धा था, यहाँ पे क्या है, बेलन की भांति लुढ़क कर वक्र, वक्र किसे कहा जाता है, दांत और मसूड़ के मिलने की जगह, क्या याद, इसे याद रख सकते हैं। लुंठित व्यंजन में जीभ की जो नोक होती है बेलन की भांति, बेलन क्या होता है, गोल, कैसे हो जाती है, बेलन की भांति मुड़कर दांत और मसूड़े के मिलने की जगह जो होती है उसको स्पर्श करके मसूड़ा नीचे हो जाता है, उससे क्या होता है, लुंठित व्यंजन का उत्पादन होता है, मतलब लुंठित व्यंजन उससे बनता है हमारा। ठीक है, ये कौन सा होता है लुंठित व्यंजन, रे फॉर रथ, रे क्या है हमारा, लुंठित व्यंजन है, कौन सा है, लुंठित, लुंठित व्यंजन है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा व्यंजन लुंठित है, इनमें से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, तो आपको यहाँ से याद करने में आसानी होगी। आप इसको जरूर हमारे क्लास को अटेंड करें और अपने दोस्तों का शेयर करें, जिससे वो इस प्रकार के प्रश्नों को भी परीक्षाओं के लिए तैयार कर सकें। अब देखते हैं नंबर 6 पर, उत्क्षिप्त या द्विगुण, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। हमने कल जाना था ना उत्क्षिप्त और द्विगुण व्यंजन, अब उसको हम विस्तार से जान रहे हैं। ये वे व्यंजन है जिनका उच्चारण करते समय, ये वे व्यंजन है, ये कौन से व्यंजन है, जिनका उच्चारण करते समय जीभ की नोक तालु को झटके से स्पर्श करके हट जाती है, तालु को स्पर्श करती है हमारी जीभ की नोक, पर एक झटके के साथ, मतलब हल्का सा टच किया एकदम हट गया, हल्का सा टच किया एकदम हट गया करके हट जाती है। जैसे क्या होता है, हम फोन चलाते हैं, फोन को किसी ऐप से टच करते हैं तो एकदम हट जाता है और एकदम खुल जाता है वो, इसी प्रकार से याद रख सकते हैं आप, नोक, जीभ की नोक तालु को स्पर्श करके तुरंत हट जाती है। वहां पर कौन सा व्यंजन हो, यहाँ पर कौन सा व्यंजन उत्पादन होता है, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन उत्पन्न होता है, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। हिंदी में ळ और ळ दोनों वर्ण उत्क्षिप्त व्यंजन है। ठीक है, आपने कल भी जाना था हमारे दो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, कौन कौन से, ळ ळ, इसका दूसरा नाम क्या है, द्विगुण व्यंजन। अब देखिए एक महत्वपूर्ण नोट है यहाँ पर, ळ और ळ दोनों वर्ण हिंदी के हैं, दोनों वर्ण हिंदी भाषा के हैं, संस्कृत भाषा में ये ध्वनियां नहीं है। तो आप याद रख सकते हैं, इस प्रश्न को भी पूछा जा सकता है कि हिंदी में आपके कौन कौन से वर्ण हैं जो संस्कृत भाषा के नहीं है, तो आपको बता सकते हैं उच्च व्यंजन जो होते हैं हमारे, वो दोनों हिंदी के अपनी खुद की भाषा के वर्ण हैं, किसी और की भाषा के नहीं है। तो ठीक है, आपने जान लिया यहाँ पर पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन और उच्छित व्यंजन। अब दोस्तों आगे चलते हैं और आगे देखते हैं इसके। अब देखिए 7वां पॉइंट क्या है, अर्धस्वर, अर्धस्वर। ठीक है, अर्धस्वर के बारे में जानते हैं। हिंदी में कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनकी प्रकृति स्वरों के समान है, कैसी है, स्वरों के समान है, लेकिन उनमें व्यंजनों की प्रकृति भी है, स्वर तो है
पर वो व्यंजन के भी साथ हैं, ऐसे दोनों को अर्ध व्यंजन अर्ध व्यंजन कहा जाता है। अब इसके बारे में जानते हैं नीचे। इन व्यंजनों के उच्चारण में, इन व्यंजनों को बोलते समय जीभ ना तो व्यंजनों के उच्चारणों की भांति, जीभ जो होती है ना तो वह व्यंजनों के अनुसार भांति तालु या मूर्धा को स्पर्श करती है, ना तो वो तालु को स्पर्श करती है और ना ही मूर्धा को स्पर्श करती है, और ना ही स्वरों के उच्चारण के समान सर्वथा, सर्वथा मतलब हर जगह, हर तरह, हर तरफ अलग ही रहती है। लेकिन इनकी स्वरों के उच्चारण लेकिन इनकी स्वरों के उच्चारण के समान कोई मात्रा नहीं होती। इनकी स्वर जो होते हैं, स्वर की क्या होती है, खुद की एक मात्रा होती है, पर इनकी कोई मात्रा नहीं होती। इसलिए इसलिए इन व्यंजनों में इनको शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया है? अर्ध स्वर में। तो हमारे याद रख सकते हैं आप, ये और वह, ये दोनों ही अर्ध स्वर हैं। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा व्यंजन या कौन सा वर्ण अर्ध स्वर है? या तो आपको ये और वह दोनों ऑप्शन दे देगा, या एक ऑप्शन दे देगा, या एक पहले ऑप्शन दे देगा ये और दूसरे उसमें दे देगा वह, फिर तीसरा ऑप्शन बना देगा ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान से याद रखिए, दोनों ही हैं हमारे अर्ध स्वर। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो अब इसका 8वां पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नासिके या अनुनासिक, नासिके या अनुनासिक, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु, जिन व्यंजनों के समय उच्चारण, जिन व्यंजनों को बोलते समय वायु मुख से न निकलकर, मतलब मुख में मुंह, मुंह से न निकलकर नासिका मार्ग से बाहर निकलती है, नासिका मतलब नाक से बाहर निकलती है, उन्हें नासिके या अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। नासिके या अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। अब इसके कौन कौन से होते हैं ये? हिंदी में पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण, हिंदी में पांचों वर्गों के जो पांच वर्ग कौन कौन से थे हमारे? के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग, उनके जो अंतिम वर्ण है पांचों, वो क्या होते हैं हमारे? नासिके व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? नासिके या अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। क्या आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, रे, ने, में, डे, डे, ये सारे क्या है हमारे? नासिके या अनुनासिक व्यंजन है। ठीक है, तो हमने प्रियतन के आधार पर जान ली कि प्रियतन के आधार पर हमारे 8 प्रकार होते हैं, उनके बारे में हमने जाना। अब ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रकार। अब देखिए, पहला हमने उच्चारण के अनुसार पढ़ा था, दूसरा भी हमने प्रयत्न के आधार पर पढ़ लिया। अब तीसरा क्या आता है इसमें? स्वर तंत्रियों के आधार पर। किसके आधार पर? स्वर तंत्रियों, स्वर तंत्रियों के आधार पर। अब इसको जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। व्यंजनों का उच्चारण, व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों की गतिशीलता अलग अलग होती है। कैसी होती है? अलग अलग, भिन्न भिन्न होती है। अतः स्वर तंत्रियों की गतिशीलता के कारण हिंदी व्यंजनों को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। तो आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, प्रश्न क्या बन सकता है यहाँ से? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भेदों में बांटा गया है? तो कितने भेदों में बांटा गया है? दो भेदों में। कौन कौन से? सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। अब हम जान लेते हैं सघोष व्यंजन क्या होता है, अघोष व्यंजन क्या होता है। नंबर एक, सघोष या घोष व्यंजन। या तो सघोष भी कहा जाता है इसे और घोष भी कहा जाता है, आप दोनों नाम याद रखिए, परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है वो। इनमें से कौन सा वर्ण घोष व्यंजन है, इनमें से कौन सा व्यंजन सघोष व्यंजन है? तो आप दोनों को याद रखिए, सघोष या अघोष। सघोष या घोष, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। स्वर तंत्रियों में कंपन का मतलब होता है जो उसका वो कंपन, आप जानते होंगे, जैसे आप चुंबक है, चुंबक आप किसी लोहे पर चिपकाते तो क्या होता है? कंपन होता है ना उसका, जो उसकी ध्वनियों में कंपन हो, उसे सघोष या घोष कहते हैं, सघोष या घोष कहते हैं। अब इसके देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग कौन सा होता है हमारा? क वर्ग से लेकर पे वर्ग तक। याद रखिए, क वर्ग से लेकर पे वर्ग तक जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, उनका बहुत महत्व है पूरी वर्णमाला में। इसलिए याद रखिए स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं और कितने इसके वर्ग हैं, कितने कुल होते हैं वो, और कौन कौन से उसमें शामिल है। सारे वर्णों को आप रट लीजिए एक टाइप से। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, 3, 4, 5 वर्ण, ये तो ये हो गए तो सघोष में शामिल 3, 4, 5,
तीसरा चौथा पांचवा प्रत्येक वर्ग का वर्ण, और साथ ही सभी स्वर वर्ण। सभी स्वर वर्ण, स्वर कितने होते हैं हमारे? 11। सारे स्वर इसमें शामिल हैं। साथ ही अंत्यस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये रे ले वे, ये कितने हमारे? 4 हैं। हमने स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये दूसरे दिन क्लास में पढ़ा था हमने। अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? और है है कौन सा हमारा? उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन का इसमें है शामिल है, किसमें? सघोष या घोष व्यंजन में। तो ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे हम? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, प्लस सभी स्वर वर्ण और अंतस्थ व्यंजन, और है फॉर हल भी सघोष व्यंजन है। ठीक है, तो आपने सघोष व्यंजन के बारे में जाना। आप जानते हैं अघोष व्यंजन, अघोष, सघोष और अघोष। ठीक है, जिन व्यंजनों जिन व्यंजनों जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, कंपन न हो, उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। सघोष में कंपन होता है, अघोष में नहीं होता है। याद रखिए, बस दो शब्द याद करने आपको, कंपन होगा या कंपन नहीं होगा। होगा तो सघोष होगा और नहीं होगा तो अघोष होगा। ठीक है, तो अब इसमें जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। इसको कैसे याद रखेंगे? आप एक याद कर लीजिए, या तो आप सघोष का याद कर लीजिए, तीसरा चौथा पांचवा होता था। यहाँ पे कौन कौन सा बच गया? पहला और दूसरा शब्द, दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण बच गया है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा इसमें? पहला दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक पहला दूसरा वर्ण जो होता है वो शामिल होगा इसमें। तथा से, शे, ये कौन से व्यंजन है हमारे? ऊष्म व्यंजन है। कौन से हैं ये? ऊष्म व्यंजन है, जिसमें है भी शामिल था, पर है चला जाता है हमारा सघोष में, बाकी तीन बच जाते हैं, वो आ जाते हैं अघोष में। ठीक है, तो आपने जाना अभी स्वर तंत्रों के आधार पर दो भेद होते हैं, कौन कौन से? सघोष और अघोष। सघोष में क्या होता है? कंपन होता है, अघोष में कंपन नहीं होता है। सघोष में कौन कौन से वर्ण होते हैं? पहला वो, तीसरा चौथा पांचवा, और सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन और है हल। ठीक है, अघोष में पहला दूसरा वर्ण और उस व्यंजन के जो तीन वर्ण बचते हैं, कौन कौन से? शय सलजम, शय षटकोण, शय से सपेरा। नहीं नहीं, से कुछ भी ले सकते हैं आप, कुछ भी याद कर सकते हैं से। और शय होता है अघोष व्यंजन। ये हमारे कौन कौन से हैं? अघोष व्यंजन है। ठीक है, अभी स्वर तंत्रों के आधार पर हमने जान लिया। आप चलते हैं हम इसके अगले नेक्स्ट पर, चौथे पार्ट पर। अभी देखिए दोस्तों, आपने सघोष और अघोष को जाना था। हमने क्या किया है? आपके याद करने के लिए एकदम से आप पहचान लें वर्ड को, क्योंकि आप जब तक याद नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको चीजें याद नहीं हो पाएंगी। इसलिए हमने आपको एक टेबल में दे दिया है, सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से वो बटे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारी अघोष है इतने, और ये हमारे सघोष है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इनको, जैसे तीसरा चौथा पांचवा वर्ग, गे, घे, डे, ये हमारा क्या है? सघोष है। अघोष व्यंजन में पहला दूसरा बच्चा के और खे। ठीक है, तो इस टाइप से आप सारे इनको देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन, सारे पीडीएफ वहां पर मिलते रहें। जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी उसके 1 या 2 घंटे के बाद ये आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप वहां से इसको जरूर पढ़ें, जिससे आपको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी, और आप इसके याद कर सकते हैं, वहां पर नोट्स भी बना सकते हैं अपने। तो दोस्तों आगे चलते हैं, सगोस सगोस जाना, अब आगे चलते हैं। नंबर 4 क्या है हमारा? प्राणतत्व के आधार पर, प्राणतत्व के आधार पर, प्राणतत्व के आधार पर चौथा हमारा पार्ट है ये। ठीक है, इसमें क्या जानते हैं हम? प्राण वायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, प्राण वायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। प्राण और वायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर दो भेद होते हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, प्राणतत्व के आधार पर, प्राणतत्व के आधार पर कितने भेद है? दो भेद है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण को जान लेते हैं पहले। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख से कम वायु निकले, मुख से क्या होगा? कम वायु निकलेगी, उसे क्या कहा जाता है? अल्प प्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्प प्राण कहा जाता है। इसमें कौन कौन से वर्ण शामिल है? प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा वर्ण सभी स्वर वर्ण,
अंतस्थ व्यंजन ये रे ले वे अल्प प्राण है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सघोष अघोष अल्प प्राण में, तो सघोष और अल्प प्राण में कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है हमेशा। अल्प प्राण जो वर्ण है हमारा, अल्प प्राण जो होता है उसमें वायु मुंह से कम निकलती है। इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं? पहला तीसरा पांचवा, मतलब हमारे विषम जो वर्ण है वो सारे इसमें शामिल है, पहला तीसरा पांचवा। और सभी स्वर वर्ण है जो 11 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे? ये रे ले वे, ये सारे अंतस्थ व्यंजन है, इनको इंक्लूड कर लेते हैं अल्प प्राण में। ठीक है, इसमें है फॉर हल नहीं है, याद रखिए, इसमें अल्प प्राण में है नहीं आता है। अब दोस्तों महाप्राण के बारे में जानते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका महाप्राण। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले, मुख से अधिक वायु निकले, अल्प में कम, महा अधिक। अल्प कम होता है, महा मतलब बढ़कर। तो क्या याद कर सकते हैं आराम से आप, वर्ड सही क्लियरिटी मिल रही है आपको वहां पर। अल्प कम महा अधिक निकले उसे महाप्राण कहा जाता है। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? दूसरा और चौथा वर्ण। दूसरा और चौथा वर्ण किसका? क वर्ग से लेके प वर्ग तक जो हमारे 5 वर्ग है, 5 वर्ग है, उसके दूसरे और चौथे वर्ग को महाप्राण के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्योंकि 1 3 5 ऊपर पढ़ लिया था हमने, अब 2 4 बचा, जो कौन सी संख्या होती है? सम संख्या है, तो 2 और 4 हमारा महाप्राण है। इसमें क्या होता है? और साथ में समस्त उस वर्ण हमारे 4 हैं जो हम दूसरी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको अब तक याद भी हो गया होगा। और प्रयास कीजिए अभ्यास करने का, आपको स्वयं याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने महाप्राण को जाना। ठीक है, तो हमने अल्पप्राण भी जान लिया और महाप्राण के बारे में जाना। अब चलते हैं इसके पांचवें पार्ट की तरफ, जो देखते हैं कौन सा है हमारा। अभी देखिए, जैसे हमने अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में पढ़ा था पीछे, उसको हमने इस प्रकार टेबल में दे दिया है, जैसे आपको सघोष और अघोष के बारे में दिया था। तो ठीक है, ये हमारे अल्प प्राण है और ये हमारा महाप्राण है। अल्प प्राण और महाप्राण, प्राणत्व के आधार पर हमारे दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। आप इसको देख आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं आप यहाँ से और याद कर सकते हैं, इसलिए आपको हमने टेबल के रूप में भी दे दिया है। अब इसका 5वीं पार्टी तक चलते हैं दोस्तों। हाँ, अब देखिए 5वां पार्ट इसका, मांसपेशी। अब इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। हिंदी के व्यंजनों के उच्चारण के समय, हिंदी के व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख की मांसपेशियों में, मुख की जो मुख है हमारा मुंह है, उसकी मांसपेशियां जो होती है, कभी तो दृढ़ता, कभी तो दृढ़ता, दृढ़ता का मतलब मजबूती, मजबूत होती है, कभी तो मजबूत हो जाती है, कभी शिथिलता, कभी शिथिलता का मतलब क्या होता है? ढीलापन। इससे याद रख सकते हैं यहाँ पर मांसपेशियों में कभी तो मजबूत होंगी, कभी ढीली हो जाएंगी, और कभी मांसपेशियां सामान्य होती है। पता है, इसमें तीनों पॉइंट आ गए हमारी, या तो वो बहुत ज्यादा मजबूत होंगी या बहुत ज्यादा ढीली होंगी, और बीच का जो पार्ट बचता है सामान्य, या तो वो दोनों इक्वल होंगी। इस आधार पर हिंदी व्यंजनों के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। अब उन तीनों भेदों को हम जान लेते हैं। नंबर 1, दृढ़ व्यंजन। दृढ़ व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय मुख की मांसपेशियां दृढ़ होती हैं, दृढ़ मतलब मजबूत होती हैं। दृढ़ व्यंजन का मतलब क्या होता है? मजबूत व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय या बोलते समय मुख की मांसपेशियां दृढ़ हो जाती है या मजबूत हो जाती है, उन्हें हम दृढ़ व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हमारे? टे, भे, डे, डे। ये याद रखिए, चारों हमारे दृढ़ व्यंजन है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके लिए? अभी क्या है देखिए आप, डे और डे लिखा हुआ है, ये यहाँ पर उच्छिष्ट व्यंजन नहीं है, ना द्विगुण व्यंजन है। ये क्या है हमारे? क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जो वर्ग होते हैं, उसके ट वर्ग में ये वर्ण आते हैं। तो आप याद रखिए दृढ़ व्यंजन में क्या भेद है, क्या इसमें 4 शब्द दिए गए, 4 वर्ण दिए गए, वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है इनमें से दृढ़ व्यंजन कौन सा नहीं है। आपको ये दोनों लिख देगा, साथ में वो डे के नीचे बिंदी लगा देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए याद रखिए, डे और डे में दृढ़ व्यंजन में बिंदु नीचे बिंदी नहीं होती है। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट जान लेते हैं, शिथिल व्यंजन। पहला हमने दृढ़ जाना, शिथिल जानेंगे। दृढ़ क्या क्या होता है? मजबूत। शिथिल का क्या होता है? ढीलापन। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय मुख की मांसपेशियां शिथिल होती हैं, कैसी होती है? शिथिल। शिथिल मतलब ढीली होती है, उन्हें शिथिल व्यंजन कहा जाता है। ये कौन कौन से हो सकते हैं? क फॉर कमल,
ना फॉर नल, मे फॉर मछली, ये फॉर यज्ञ, रे फॉर रथ, ले फॉर लट्टू। ये क्या है हमारे सारे शिथिल व्यंजन हो सकते हैं। ठीक है, तो मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर हमने जाना या तो मजबूत होते हैं या ढीले होते हैं या सामान्य होते हैं। उसके तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? पहला पढ़ लिया हमने दृढ़, दृढ़ माने मजबूत, शिथिल माने ढीला, तो दो जान लिए। अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं दोस्तों। तीसरा कौन सा होता है? मध्यम व्यंजन। तीन थे ना हमारे, दृढ़, दृढ़ और या तो ढीलापन था, दृढ़ था और एक सामान्य था। ठीक है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय मुख की मांसपेशियां, जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख की मांसपेशियां ना तो दृढ़ होती है और ना ही शिथिल होती हैं, ना तो वो मजबूत होंगी ना ही ढीली होंगी, बल्कि कैसे होंगी? सामान्य, एक समान, सामान्य मतलब बीच में होंगी, उन्हें मध्यम व्यंजन कहा जाता है। शब्द से पता चल रहा है हमारे मध्यम व्यंजन। मध्यम व्यंजन में क्या होता है? सामान्य होता है। कैसे कैसे इसमें वर्ड शामिल है? चे, वे, से, ये व्यंजन है हमारे, आदि मध्यम व्यंजन हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने मध्यम व्यंजन को जान लिया। ठीक है, आपने तीनों पार्ट पढ़ लिए। अब इसका नंबर 5 है संयुक्तता के आधार पर, संयुक्तता के आधार पर। ठीक है, जैसे आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, संयुक्त मतलब साथ साथ, संयुक्त मतलब जुड़ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। संयुक्तता के आधार पर हिंदी वर्णों को तीन वर्गों में विभक्त किया गया है, तीन वर्गों में बांटा गया है। इसके तीनों वर्गों को जान लेते हैं हम। व्युक्त या स्वतंत्र, व्युक्त या स्वतंत्र, याद रखिए व्युक्त या स्वतंत्र। जो व्यंजन स्वतंत्र अथवा पृथक रूप से प्रयुक्त होते हैं, जो व्यंजन स्वतंत्र हो, पृथक रूप से प्रयुक्त हो, उन्हें व्युक्त अथवा स्वतंत्र व्यंजन कहा जाता है। ये कौन कौन से हो सकते हैं? कै, टे, ते, पे, में, कै, टे, ते, पे, में, ये क्या है हमारे? व्युक्त या स्वतंत्र व्यंजन है। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए आप, कमल, कमल में क्या आ गया, रमन में मैं आ गया, दमन में मैं भी आ गया। ठीक है, तो ये हमारे व्युक्त व्यंजनों के उदाहरण है। एक टाइप से हमने आपको ही प्रैक्टिस के लिए आपको पता चल जाए कि द्वित्व व्यंजन का, व्युक्त व्यंजन को किस प्रकार से उपयोग किया जाता है या किन किन शब्दों में उनका प्रयोग हो सकता है। तो इस समय का आप समझ सकते हैं इन वर्णों से, इन शब्दों से, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने तीन प्रकार के होते हैं, पहला पार्ट जान लिया, इसका दूसरा पार्ट जानते हैं। दूसरा क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आपने व्यंजन की जो हमने कल कक्षा पढ़ी है, कल क्लास करी है, उसका जो हमने स्टार्ट पढ़ाया था आपको, स्टार्टिंग की थी, व्यंजनों के भेदों के बारे में हमने, मूल व्यंजन और कुल व्यंजनों की संख्या जानी थी। उसमें हमने संयुक्त व्यंजन के बारे में आपको बताया था। अब हम संयुक्त व्यंजन का यहाँ विस्तृत वर्णन कर रहे हैं। जब दो भिन्न भिन्न ध्वनियों में से एक अपूर्ण हो, जब दो ध्वनियां हो, कैसी हो? दो ध्वनियां, और अपूर्ण हो, दूसरी पूर्ण हो, तो दोनों मिलकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। कहने का क्या मतलब है? दो ध्वनियां हो जिसमें से पहली अपूर्ण हो और दूसरी पूर्ण हो, वो क्या हो जाता है? वो संयुक्त व्यंजन बन जाता है। जैसे युद्ध है, युद्ध में या तो पहला देखिए धा और धा, दा, धा फॉर क्या है? धा आधा है और दा पूरा है, तो ये संयुक्त व्यंजन का उदाहरण। इसी प्रकार से भिन्न में देखिए संयुक्त व्यंजन है ये। अब देखिए इसमें चार वर्ड थे हमारे, कौन से? क्षत्रिय, त्रे, गै, श्रेय, ये चारों संयुक्त व्यंजन थे। अब ये कैसे कैसे बनते हैं? देखिए छह, ये किससे बनता है? का में हलंत लग जाता है, और शय ये कैसे बन जाता है? छह। इसी प्रकार से त्रय बनता है, इसी प्रकार से ज्ञ बनता है, इसी प्रकार से श्रेय बनता है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं किस प्रकार से बनने, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। छह या त्रय, त्रय किससे बनता है? आपको उदाहरण वो दे देगा ऑप्शन में, विकल्प में, टैप और हलंत लगा देगा तय के नीचे और रे लिख देगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यही उत्तर सही होगा। आप इसको देख लीजिए चारों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल वर्ण विच्छेद भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्ण को तोड़ना, वर्ण का विच्छेद करना, कि वर्ण किस प्रकार से बनता है। आपसे अगर टमाटर शब्द बोला जाए, टमाटर शब्द का वर्ण विच्छेद करिए, तो आप टमाटर शब्द का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं आसानी से। इसी प्रकार से यहाँ पर ही दिखाया गया है, इसलिए वर्ण विच्छेद भी जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब जान लेते हैं इसका तीसरा पार्ट, द्वित्व व्यंजन। कौन सा? द्वित, द्वित माने दो, द्वित से पता चल रहा है दो होंगे। देखिए जब दो समान व्यंजनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है, दोनों व्यंजन कैसे होंगे? समान होंगे। प्रयोग कैसे होगा? एक साथ होगा। और उसका पहला व्यंजन स्वर रहित, स्वर रहित, स्वर रहित मतलब स्वर के बिना होगा।
रहित माने बिना, छोड़कर, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। कैसा व्यंजन कहा जाता है? द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। कैसे कैसा उदाहरण हो सकता है उसका? कच्चा, कत्ता, ये द्वित्व व्यंजन के उदाहरण हैं। जैसे कच्चा में देखिए, आधा, ये देखिए आधा चा बना हुआ है, ये क्या कह रहा था? एक साथ किया जाता है। उसका पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। कैसा होता है? स्वर रहित होता है। च क्या है? आधा च बना हुआ है यहाँ पर, वो क्या है? स्वर है नहीं इसमें। स्वर कब होता है? जब च हो, उसके नीचे हलंत लगा हो, प्लस ए। जब पूरा च इस प्रकार से बनता है तो उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से मिलकर बनते हैं, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। और स्वर किसे कहा जाता है? जो स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वर होते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। तो ठीक है, आपने द्वैत व्यंजन को जान लिया इस प्रकार से। अब दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या है हमारे लिए महत्वपूर्ण तथ्य। क्या है हमारे लिए महत्वपूर्ण तथ्य? अभी हमने क्या किया है? अनुस्वार और अनुनासिक, ये आपको शायद ही किसी और ने पढ़ाया होगा, या पुस्तकों में मिलता है, आपने अध्ययन किया होगा तो आपने देखा होगा, इसलिए हमने यहाँ पे भी शामिल कर लिया है इसको, जो आप जान पाए अनुस्वार और अनुनासिक क्या होता है। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है जो शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं हैं, उसमें डेफिनेशन बहुत पूछी जाती हैं, परिभाषा से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आजकल तो देखने को मिल रहा है, जो हमारे यूपी ट्रिपल एस सी है, जो हमारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, भर्ती बोर्ड, वो भी परीक्षाओं में आजकल परिभाषाओं से क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का लास्ट ईयर शायद 29 अगस्त को एग्जाम हुआ था, या 28 अगस्त को 2023 में। उसमें काफी सारे क्वेश्चन परिभाषाओं से पूछे गए थे। तो इसलिए आज के हमारे युग में, प्रतियोगिता परीक्षा के युग में, परिभाषाओं को जानना अति महत्वपूर्ण हो गया है। तो इसलिए हम अनुस्वार को जानते हैं और अनुनासिक को जानते हैं यहाँ पर। अभी देखिए अनुस्वार, इसका चिन्ह बिंदी, बिंदी क्या नहीं है, देखिए एक होता है चंद्र बिंदु, एक होता है बिंदु। जब हम चंद्र लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? अनुनासिक। और उसमें अगर चंद्र नहीं लगेगा तो वो क्या है? अनुस्वार। ठीक है। इनका प्रयोग व्यंजन के पंचम अक्षर के स्थान पर किया जाता है। कहने का क्या मतलब है? इनका प्रयोग व्यंजन के पांचवें अक्षर के स्थान पर किया जाता है। जैसे चंचल, कंटक, चन चल, चा के ऊपर लग रहा है ना अनुस्वार, चंचल, कंटक। ठीक है। आपको कोई वर्ड दे देगा या शब्द दे देगा, आपको शब्द दे दिया उसने परीक्षा में, चंचल शब्द में अनुस्वार है या अनुनासिक है, तो आप क्या उत्तर लिखेंगे इसमें? अनुस्वार है, क्योंकि चंचल पर अनुस्वार लगता है, ना कि अनुनासिक। अब अनुनासिक जान लेते हैं हम दोस्तों। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। चंद्र माने जो चंद्र का आकार का होता है, उसको बिंदी लग जाती है, उसे क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु। इनका प्रयोग उस स्थान पर किया जाता है जहां अनुनासिक का उच्चारण होता है, तथा सिरोरेखाओं के ऊपर कोई मात्रा लगी नहीं होती। अभी आप कहेंगे सिरा रेखा क्या होती है? सिरा रेखा नहीं जानते आप? सिरा रेखा क्या होती है? जब हम शब्द लिखते हैं कोई, जैसे माना हमने शब्द लिखा, जैसे इस शब्द हमारा कौन सा शब्द है? कंटक। आदि शब्द ले लेते हैं, आदि। आदि शब्द में बता सकते हैं आप सिरा रेखा कौन सी है? ये जो हमारे इसके ऊपर शब्द के ऊपर डंडा लगाते हैं ना लास्ट में, ये हमारी शिरा रेखा होती है। क्या होती है? शिरा रेखा होती है। आपने शिरा रेखा के बारे में भी जान लिया। कोई भी मात्रा नहीं लगी होती। क्या होते हैं? वो अनुनासिक होते हैं। जैसे चांद, आंख, हंसी, लड़कियां। चांद, आंख, हंसी, लड़कियां। यहाँ पे देखिए चंद्र बिंदु लग रहा होगा आपको, सारी जगह चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो ये क्या है? हमारे अनुनासिक। अभी क्या है? आप अनुनासिक, जैसे चांद है या आंख है, आपको इसका जो महत्व है बर्तनी में भी पता चल सकता है। जैसे चांद में आजकल बर्तनी में क्या पूछ रहा है? चांद में वो अनुस्वार लगा देता है और पूछ लेता है इसकी शुद्ध बर्तनी बताइए। तो शुद्ध बर्तनी जब कब बनेगी? जब उसमें अनुनासिक लगेगा। अनुनासिक कौन सा होता है उसका चिन्ह? जो हमारा चंद्र बिंदु होता है। ठीक है। तो आपने अनुस्वार को जान लिया और अनुनासिक को जान लिया इस टाइप से। अब चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं इसमें। हाँ दोस्तों, ठीक है, तो अभी हमने वर्णमाला का कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। कंप्लीट अध्ययन करने का मतलब है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण पार्ट था, महत्वपूर्ण पॉइंट थे, महत्वपूर्ण तथ्य थे, सबको हमने जान लिया है वन बाई वन करके। सबसे पहले दिन हमने वर्णमाला को जाना था, वर्णमाला की लिपि को जाना था, वर्ण को जाना था, वर्ण की ध्वनि को जाना था, और स्वरों को जाना था, स्वर के भेदों को जाना था। अभी दूसरी क्लास में क्या किया था हमने? कल की क्लास जो थी हमारी, उसमें व्यंजनों को जाना था,
व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन किस प्रकार से अपने अपने पार्ट में बटे हुए हैं, व्यंजनों के कितने भेद हैं, व्यंजनों के उच्चारण स्थान को जाना था। ये हमने कल की क्लास में जाना था। आज की क्लास में क्या जाना हमने दोस्तों, हमने आज उसके व्यंजनों के दूसरे पार्ट में जाना। कौन कौन से, प्राणत्व के आधार पर जाना, स्वतंत्रों के आधार पर जाना, मांसपेशियों के आधार पर जाना। इस प्रकार से हमने आज सारा अध्ययन किया और अभी हमने लास्ट में महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत अनुस्वार और अनुनासिक को जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने वर्णमाला का कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। अभी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी विषय के प्रश्नों को पूछा जाता है, आप हमारी क्लास को जरूर देखिए, उसको 1 से 2 बार जरूर देखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ का अध्ययन कीजिए। हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, इससे बाहर आपको कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इतना सब कवर कर लेते हैं, इससे बाहर परीक्षा में प्रश्न नहीं बनेगा आपका। ठीक है, तो आप जरूर इसको देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो अभी क्या किया है हमने, लास्ट में जब वर्णमाला का पार्ट खत्म हो गया है, हमारा चैप्टर का अध्ययन कर लिया है हमने, पहले चैप्टर का हिंदी वर्णमाला का, तो हमने एक क्विक रिवीजन बना दिया है आपके लिए, जो आप यहाँ से क्विक रिवीजन वर्णमाला के तौर पर कर सकते हैं, जो वर्णमाला से संबंधित है। देखिए, पहला क्या है हमारा, व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। व्यवस्थित मतलब सुव्यवस्थित जो होता है उसे वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, पहले दिन पढ़े थे हमने, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। वर्ण या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था, वर्ण भी पढ़ा था और ध्वनि पढ़ा था। ध्वनि क्या है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और वर्ण क्या है, लिखित रूप, लिखित रूप उसका वर्ण जब हम लिखते हैं तो वह लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण हमारी लिखित रूप की सबसे छोटी इकाई है। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर हमारा हिंदी में नहीं होता है, अकाउंट संस्कृत में होता है। हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। देवनागरी लिपि का उद्भव कहाँ से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है, 52 वर्ण है। स्वर कितने हैं, 11 और व्यंजन 41 होते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, 4 है। दीर्घ स्वर कितने हैं हमारे, 7 है। मूल व्यंजनों की संख्या हमने कल जानी थी, कितनी होती है, 33, 33 होती है। अब दोस्तों इसका थोड़ा और आगे जान लेते हैं, कुछ है क्या। हाँ, ये देखिए इसका, ये रे ले वे, ये कैसे व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। कैसे व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। पार्श्व व्यंजन अभी हमने पढ़ा था आज ही, पार्श्व व्यंजन कौन सा है, ले है। लुंठित व्यंजन पढ़ा था, लुंठित व्यंजन कौन सा है, रे है। ये बहुत अच्छे प्रश्न है, यहाँ से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आप इसको जरूर रिवीजन करिए। सघोष व्यंजनों की कुल संख्या 31 है। अभी हमने सघोष व्यंजन के बारे में जाना था। सघोष व्यंजन कौन कौन से थे, कौन कौन से थे सघोष व्यंजन, हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का सभी स्वर वर्ण और अंतस्थ व्यंजन और हैफ और हल भी शामिल है, इसलिए 31 संख्या हो जाती है। आप इसको काउंट करिए और आपको खुद ही काउंट करके आप जोड़िए कि सारे देखिए 31 ही बैठेंगे। इस प्रकार से अघोष, अघोष व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, 13 है। अल्प प्राण की कुल संख्या कितनी होती है, 30 होती है। महाप्राण की कुल संख्या कितनी होती है, 14 होती है। अब देखिए, याद रखिए, सघोष में पूछ लेगा आपसे परीक्षाओं में कितनी संख्या होती है, 31 होती है। अल्पप्राण में एक कम होती है, 30 होती है। अघोष में 13 होती है और एक बढ़ जाती है, किसमें, महाप्राण में कितनी हो जाती है, 14 हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप इसको भी याद रखिए। नोट, इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, देखिए इसको नोट पढ़ते हैं। लय अल्पप्राण और लय महाप्राण। डय क्या है, अल्पप्राण और डय महाप्राण। अब देखिए इसके नीचे क्या लग रहा है, बिंदी लग रही है। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न आपको याद होना चाहिए, ये कैसे बने, उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन है, इसलिए हमने इसको नोट के तौर में दिया है। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, अल्पप्राण इनमें से कौन सा है। आपको एक तो डय वाला दे देगा जिसके नीचे चंद्रबिंदी लगी होगी, एक के नीचे नहीं लगी होगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अल्पप्राण को याद रखिए, ये अल्पप्राण है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको ध्यान सकते हैं। और देखिए, यदि हम अल्प प्राण में डय को भी शामिल कर लेते हैं तो अल्प प्राण की कुल संख्या 31 हो जाती है। अभी क्या था हमारा, 30 थी अल्प प्राण की संख्या, जिसमें क्या शामिल नहीं था, लय। कौन सा, ये उच्छिष्ट व्यंजन शामिल नहीं था, इसको शामिल कर लेते हैं, इसको जोड़ देते हैं तो हमें कितनी संख्या हो जाती है, टोटल 31 हो जाती है। तो हमें याद रखना है कितनी हो जाती है, 31 हो जाती है। यदि हम महाप्राण में ऋ को भी शामिल कर लेते हैं तो महाप्राण की कुल संख्या 15 हो जाती है। अभी कितनी थी, 14 थी, 14 थी, अभी कितनी हो गई, 15 हो गई। एक बढ़ जाता है अल्पप्राण में भी और महाप्राण में भी। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आपने वर्णमाला का अध्ययन किया और इसका क्यूब रिवीजन किया हमने अभी मिलकर।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अभी हमने कंप्लीट हिंदी वर्णमाला का अध्ययन कर लिया है। पहले क्लास में हमने स्वर पहले क्लास में किया अध्ययन, दूसरी क्लास में किया और आज की तीसरी क्लास, 3 क्लासों में हमने वर्णमाला का अध्ययन कंप्लीट किया अपना। हमने वर्णमाला के सारे फैक्ट के बारे में जाना, उसका विस्तृत वर्णन जाना। तो आपने वर्णमाला को कंप्लीट पढ़ लिया है आज। अब कल की वीडियो जब हमारी अपलोड होगी अपने यूट्यूब चैनल पे हमारे, तो कल की वीडियो में हम क्या करेंगे, जो पिछले वर्ष के प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे यूपीएसआई है, यूपी पुलिस कांस्टेबल है, या हमारे यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं होती हैं, बिहार पुलिस है, बिहार पुलिस कांस्टेबल है, या शिक्षक भर्ती है, एसएससी जीडी में तो यहाँ से कवर नहीं होता है, या कोई भी अन्य भर्तियां हैं जिसमें हिंदी विषय से प्रश्न आते हैं, उन सबका हम कल क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। किन किन प्रकार के प्रश्न हिंदी वर्णमाला के टॉपिक से बनते हैं, उन प्रश्नों को जानेंगे, जिससे आपको प्रश्नों को हल करने में सहायता होगी। आप प्रश्न जब तक प्रश्नों को नहीं जानेंगे कि किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, तब तक आप क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे। आपको प्रश्न की वैरायटी को जानना बहुत जरूरी है। तो कल की वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपने हिंदी वर्णमाला के टॉपिक से प्रश्नों की। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही हमने कम्युनिटी पोस्ट भी आरंभ कर दिया है अपना, जहाँ पर हम प्रतिदिन 5 से 6 प्रश्न, जो आज की कवर वीडियो है उसके अंतर्गत के तहत हम 5 से 6 प्रश्न वहाँ पर डालते हैं। आप उनको जरूर अटेम्प्ट करिए। आपको प्रश्नों को जानने में सहायता मिलेगी, किस प्रकार से प्रश्न आजकल बन रहे हैं और किस प्रकार से हिंदी वर्णमाला के टॉपिक से बनते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्या करेंगे, हम हिंदी वर्णमाला के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम हिंदी वर्णमाला की जो प्रैक्टिस करेंगे उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको कल की क्लास के बाद मिल जाएगी। वहां से भी आप प्रश्नों को जान सकते हैं कि किस किस प्रकार के किस किस टाइप से प्रश्न बनते हैं हिंदी वर्णमाला के टॉपिक से। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।